हेलो गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर हेमंत कुमार मीणा, BAMS स्टूडेंट फ्रॉम NIA जयपुर। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुँच सके। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गाइज आज की वीडियो में हमारा जो चैप्टर है क्रिया शारीरिक फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, उसी के जो सेकंड वीडियो के अंतर्गत अपन डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे बोला था कि आपसे बात करी थी, तो उसमें बताया था कि अब जो नेक्स्ट वीडियो है, इस वीडियो में आपसे अपन बात करने वाले हैं कि शरीर की साम्य अवस्था और असाम्य अवस्था जो है वो विषम अवस्था, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो गाइज जो साम्य अवस्था जो पिछली वीडियो में जो अपन ने शरीर के घटक देखे थे, इसके अंदर दोष धातु और मल तीनों को रखा गया था। अब इन दोष धातु और मलों की साम्य अवस्था मतलब बॉडी में जो है इनकी नॉर्मल सिचुएशन और एबनॉर्मल सिचुएशन क्या है और उनका क्या क्या शरीर पर इफेक्ट पड़ता है, वो एबनॉर्मल कंडीशन उत्पन्न क्यों हो रही है, उन सभी का रीज़न क्या है, इसके बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं गाइस आज की वीडियो। तो विकारो धातु वैषम्य साम्य प्रकृतिर उच्यते, मतलब जब धातु की विषमता होती है शरीर के अंदर, तो मतलब जो विकार मतलब जो व्याधियां हैं, वो व्याधियां कब उत्पन्न होती है, जब शरीर में धातु की विषमता या असाम्य अवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है। और साम्य अवस्था की स्थिति में प्रकृति मतलब जो प्रकृति उचित है, साम्य अवस्था में उसकी प्रकृति होती है। उसके अलावा सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुखम एवं च, जो आरोग्य है उस आरोग्य, अगर मान लो कि आपके शरीर में साम्य अवस्था रहेगी तो उस साम्य अवस्था की कंडीशन में आपका शरीर जो है सुख रहेगा, आप जो है वो हेल्थी रहोगे। और जब हेल्थी रहोगे आरोग्य, रोग से मुक्त रहोगे, तो रोग से मुक्त रहोगे तो आप सुखी रहोगे, ठीक है। और अगर मान लो कि आपके शरीर में धातु की विषमता हो जाती है, तो उस धातु की विषमता के परिणाम स्वरूप आपके शरीर में अलग अलग प्रकार के विकार, अलग अलग प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न होगी। और जब अलग अलग प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न होगी तो उसके परिणाम स्वरूप आपको दुख की अनुभूति होगी। तो सुख और दुख जो है वो इन धातु की साम्य अवस्था और असाम्य अवस्था को ध्यान में रखते हुए उत्पन्न होने वाले विकारों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर आपको सुख और दुख जो है यहाँ पर बताया गया आचार्य चरक के द्वारा सूत्र स्थान में 9 चैप्टर के अंदर 3 नंबर के श्लोक में। उसके अलावा अष्टांगहृदय में भी कुछ बताया गया है, जिसके अंदर वाग्भट ने बोला कि रोगस्तु दोष वैषम्य दोष साम्य आरोग्यता, मतलब जब दोष अपनी विषम अवस्था में चले जाते हैं, असाम्य अवस्था में चले जाते हैं, तो उस स्थिति में उनके द्वारा अलग अलग प्रकार के रोगों को उत्पन्न किया जाता है। लेकिन यदि वही दोष अगर अपनी साम्य अवस्था में होते हैं तो साम्य अवस्था की स्थिति में उनके द्वारा किसी भी प्रकार के रोग को उत्पन्न नहीं किया जाता और व्यक्ति स्वस्थ रहता है। अब ऊपर जो पैराग्राफ उसको पढ़ लेते गाइस, तो उसमें भी शायद उसमें भी यही चीज़ लिखी हुई है कि वात पित्त एवं कफ की साम्य अवस्था शारीरिक क्रियाओं के स्वाभाविक संपादन को, मतलब नेचुरल जो प्रोसेस बॉडी के अंदर हो रहे हैं उनको कंप्लीट करने का काम कब होता है, जब शरीर के अंदर इन वात पित्त और कफ मतलब दोषों की जो है अपनी साम्य अवस्था होती है। जब ये असाम्य अवस्था मतलब एबनॉर्मल सिचुएशन में चली जाते हैं तो शरीर में भौतिक जैव एवं रासायनिक क्रियाओं में विकार को इंगित किया जाता है। मतलब जब ये असाम्य अवस्था में होते हैं तो इनके द्वारा अलग अलग प्रकार की जो व्याधियाँ हैं उनको उत्पन्न किया जाता है। इसी प्रकार रज एवं तम की साम्य अवस्था मानसिक क्रियाओं में संतुलन। अब दोष जो है पिछली वीडियो में अपन ने बात करी थी कि दोष जो है वो 2 प्रकार के मुख्य रूप से बताए गए हैं, जिसके अंदर शारीरिक दोष और मानसिक दोष। तो जिसमें जो शारीरिक दोष तो वात पित्त कफ तीनों हो गए, और जो मानसिक दोष है उसके अंदर रज और तम को जो रखा गया है, उनकी असाम्य अवस्था के परिणाम स्वरूप भी मानसिक विकार उत्पन्न होंगे। यदि अगर शरीर के अंदर शारीरिक दोषों में विषमता उत्पन्न होती है तो उसके परिणाम स्वरूप शारीरिक जो है वो क्रियाओं को प्रभावित किया जाएगा। और अगर मानसिक दोष जो है वो असंतुलित होते हैं तो उनके असंतुलन के परिणाम स्वरूप जो है वो मानसिक विकारों को उत्पन्न किया जाएगा, मानसिक विकार उत्पन्न होंगे। धातुओं की विषमता को विकार कहते हैं तथा इनकी समता को आरोग्य कहते हैं। आरोग्य का नाम ही क्या है, सुख है। अभी श्लोक में भी अपन ने देखा था, आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में बताया कि सुख संज्ञकम आरोग्य, जो आरोग्य है उसको ही सुख की संज्ञा दी गई है। और विकारो दुखम एवं च, मतलब जो विकार है, जो व्याधि है, उसको दुख की संज्ञा दी गई तथा विकारों का नाम जो है वो दुख है। अब गाइज आप ये सोच रहे होंगे कि भाई प्रॉब्लम इस चीज़ से नहीं है कि यहाँ पर जो है वो
शरीर के दोष, धातु और मल जो है अपनी असाम्य अवस्था में जा रहे हैं। प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि ऐसा हो क्या रहा है बॉडी में जिसके परिणाम स्वरूप ये अपनी असाम्य अवस्था में जा रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार का जो आहार विहार है, आपकी जो दिनचर्या है, इन सभी से, उसके अलावा आपकी जो इंद्रियां हैं, इन सभी से रिलेटेड कुछ ना कुछ एबनॉर्मल प्रोसेस हो रहा होगा जिसकी वजह से आपके दोषों की जो है विषम अवस्था उत्पन्न हो रही है। तो इसमें दोषों की विषम अवस्था के उत्पन्न होने के 3 कारण जो है मुख्य रूप से आचार्य चरक ने अपनी संहिता के अंदर बताए हैं, जिसके अंतर्गत अगर अपन बात करते हैं तो वो है कि शारीरिक एवं मानसिक दोष दोनों प्रकार की विषमताओं के 3 प्रधान कारण आचार्य चरक ने जो है वो विमान स्थान के 6ठे चैप्टर के 7वें नंबर के श्लोक में बताया कि तत्र तु खल्व्याम दव्य न अपि दोषाणाम त्रिविध प्रकोपण तदता असात्म्य आत्म इंद्रिय संयोग प्रज्ञा अपराध परिणामश्चेति। मतलब जो शरीर के जो दोष हैं, तीनों प्रकार के जो दोष हैं, उन दोषों के प्रकोपित होने के पीछे, उनके जो है वो असंतुलित होने के पीछे मुख्य रूप से जो है 3 ही कारण आचार्य चरक ने बताया। आत्मीय इंद्रिय संयोग, पहला है आत्मीय इंद्रिय संयोग, असात्मीय इंद्रिय संयोग, दूसरा है प्रज्ञा अपराध और तीसरा है परिणाम। तो गाइस सबसे पहला जो अपना असात्म्य इंद्रिय संयोग है, इसके बारे में अगर अपन बात करें तो असात्म्य इंद्रिय संयोग का मतलब क्या है कि नाम से पता चलता है कि असात्म्य मतलब कि जो नॉर्मल जो है वो इंद्रियों का संयोग विषय के साथ में होना चाहिए, वो ना हो करके एबनॉर्मल हो रहा है, उसी को असात्म्य इंद्रिय संयोग बोला गया है। इंद्रियों का अपने विषयों के साथ असात्म्य संयोग होना, असात्म्य संयोग का अर्थ है इंद्रियों का अपने विषय के साथ में संयोग न हो करके या तो उनका अतियोग हो रहा है, या उनका हीन योग हो रहा है, या उनका मिथ्या योग हो रहा है। मतलब जैसे अगर अपन एग्जाम्पल अगर चक्षुनेन्द्रिय की बात करें तो चक्षु के द्वारा जो है रूप को ग्रहण किया जाता है, रूप के मतलब जो रूप है उस रूप को ग्रहण किया जाता है। तो किसी के रूप को अगर आप जो है उसके नॉर्मल से अधिक देख रहे हो तो इस कंडीशन में आपकी इंद्रियों का उसके विषय के साथ में अतियोग है। और अगर आप जो है वैसा नहीं देख करके आपको कुछ और ही दिखाई दे रहा है, जैसा जो विषय है वो विषय वैसा ना दिख करके, जो विषय है वो विषय वैसा ना दिख करके आपको अलग ही दिखाई दे रहा है, तो वो मिथ्या योग है। और अगर आपका योगी इंद्रिय जो है उसको देख ही नहीं पा रही तो वो क्या है, अयोग है। तो इस प्रकार से जो है असात्म्य इंद्रिय संयोग को डिफाइन किया गया है। तो ये असात्म्य इंद्रिय संयोग भी जो है वो दोषों के असाम्य अवस्था में जाने की जो है कारण होता है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड जो आचार्य चरक ने बताया वो है प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध का मतलब है कि जब भी व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट होती है, बुद्धि भ्रष्ट का मतलब होता है कि जब उसके जो बुद्धि है, उद्धि है, स्मृति है, उसमें जब अलग अलग तरह के गलत विचार आते हैं तो उस गलत विचारों के परिणाम स्वरूप होने वाला जो हीन योग, अति योग, मिथ्या योग है, इन सभी को प्रज्ञा अपराध के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद में परिणाम की बात करते हैं तो परिणाम का मतलब है कि एक तरह से काल से आप परिणाम को देख सकते हो कि काल का मतलब है कि मान लो कि ऋतुजन्य काल और वातावरण जन्य काल का अतियोग, अयोग और मिथ्या योग। मतलब जैसे मान लो कि काल जो है वो है ना, तो ऋतुओं का जो अपने अकॉर्डिंग ना होना। ठीक है, मान लो कि गर्मी चल रही है, गर्मी के टाइम जो अचानक से सर्दी पड़ने लग जाए, है ना, सर्दी होने लग जाए, है ना, बरसात हो रही है, बरसात में अचानक से गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ और होने लग जाए। तो ये सारा क्या है कि मतलब एक तरह से एनवायरमेंटल चेंजेस जितने भी है वो परिणाम के अंतर्गत, काल के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, तो यही जो है वो तीन जो मेन जो इसके दोषों के असाम्यावस्था में जाने के कारण जो आचार्य चरक ने बताया है वो है असात्म्य इंद्रिय, प्रज्ञा अपराध और परिणाम। दोषों की संख्या यद्यपि सीमित है परंतु प्रत्येक प्रकोप के कारण असात्म्य इंद्रिय संयोग, प्रज्ञा अपराध तथा परिणाम की विभिन्नता के कारण अनगिनत प्रकार की व्याधियां एवं विकार उत्पन्न होते हैं। अब शरीर में जो दोषों की संख्या है वो तो मुख्य रूप से जो 2 ही बताई गई है, मतलब एक तरह से सीमित है, लिमिटेड जो है संख्या बताई गई। ऐसा तो नहीं है कि अनंत जो है वो दोषों की संख्या बताती गई, ऐसा भी नहीं बोला गया आचार्यों के द्वारा। दोषों की संख्या मुख्य रूप से 2 प्रकार की बताई गई है, शारीरिक और मानसिक। उसके बावजूद भी इतनी सारी डिजीज, इतनी सारी व्याधियां जो है वो उत्पन्न क्यों हो पाती है, तो उसके पीछे का रीज़न यही है कि दोष चाहे सीमित है लेकिन दोषों के प्रकोपित होने के, दोषों के जो है सही होने के, दोषों के जो है अपनी असाम्यावस्था में जाने के कारण जो है वो उनको अलग अलग जो असाम्यावस्था में ले जाने वाले जो फैक्टर है वो बहुत सारे हैं। और फैक्टर बहुत सारे होने की वजह से अलग अलग प्रकार के जो व्याधियाँ हैं वो व्याधियाँ उत्पन्न हो पाती है। इसी कारण शरीर में जो है दोषों के सीमित रहने के बावजूद भी व्याधियाँ जो है वो बहुत सारी जो है वो अलग अलग होती है। तो गाइज आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि जो दोष है, शरीर के दोष, मतलब दोष आदि का मतलब है कि दोष, धातु और मल, ये तीनों जो शरीर के घटक है, ये शरीर के तीनों घटक जो है इनकी असात्म्य अवस्था, असाम्य अवस्था और साम्य अवस्था कैसे उत्पन्न होती है, और जब वो उत्पन्न हो जाती है तो उसका इफेक्ट शरीर पर क्या पड़ता है, इसके बारे में आज अपने डिस्कस किया।
आशा करता हूँ गाइस आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक आपको समझ आया होगा। यदि टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप अपना जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको रिप्लाई जो है वो जल्दी मिल जाएगा। और गाइज़ यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइज़।